नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब ये जो है ना, ये मैंने शैम वाला आपको पॉइंट कराया था, सेकंड पॉइंट बिल्कुल सेम इसमें एग्जांपल है हमारे पास, जहाँ पे कहता है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, द कोर्ट में डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी ऑफ अ कंपनी वेयर इट इज़ यूज्ड फॉर टैक्स इवेशन और टू सर्कमवेंट टैक्स ऑब्लिगेशंस। यानी जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति टैक्स बचाने के लिए या टैक्स का ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करना चाहता, उससे बचना चाहता है, तो उस केस में भी जो कोर्ट है उनके बीच की जो व्हील है उसे लिफ्ट कर देती है। ये केस हुआ था दिनशा मनकजी का केस था। सर दिनशा मनकजी का एक केस हुआ था। ये केस हुआ था 1927 में। दिनशा को मान लेते डी। डी जो था वो बहुत ही अमीर बंदा था, ठीक है, बहुत अमीर बंदा था और इसका इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा था, रेवेन्यू इसको बहुत ज़्यादा होता था, इसको डिविडेंड, ठीक है, और इंटरेस्ट, ये सब मिलकर इसके पास ह्यूज इनकम था। अब इनकम जितना ज़्यादा होगा टैक्स भी उतना ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा, टैक्स भी उतना ही पे करना पड़ेगा। बट ये टैक्स इवेशन, ये टैक्स से बचना चाहता था, टैक्स पे नहीं करना चाहता था अपनी इस सारी इनकम के ऊपर, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने 4 प्राइवेट कंपनीज बनाई, 4 प्राइवेट कंपनीज, सपोज A B C D, 4 कंपनीज बनाई और ये जितना भी इनकम था ये सारा का सारा इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। जब ये सारा पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो गया, अब डी के पास तो पैसा कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं, ठीक है, इसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा, तो ये टैक्स कहाँ से पे करेगा। अब इसने क्या किया, रिटर्न में ये जो इन्वेस्टमेंट था ये वापस रिटर्न ले लिया इनसे एज लोन। तो उसने वहाँ पे क्या शो किया कि भैया मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, मैंने तो अपने सारा इनकम इन्वेस्ट कर दिया था, अब मेरे पास तो लोन है, बल्कि मैं तो कर्जाई हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं टैक्स नहीं पे कर सकता क्योंकि मेरे पास इनकम ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में भी जो हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। वो कोर्ट में गए तो कोर्ट में डिसीजन किया गया, ही डिवाइडेड हिज इनकम इन 4 पार्ट्स टू अवॉइड टैक्स लायबिलिटी। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो ये डी है इसने क्या किया, इसने अपने डिविडेंड से जो इसको इनकम हुई थी उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए। द कोर्ट हेल्ड दैट एज द कंपनी डिड नो बिजनेस, द 4 कंपनीज वर नथिंग मोर देन ही हिमसेल्फ। क्योंकि जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने डी से पूछा कि भैया ये जो 4 कंपनीज हैं ये क्या काम करती हैं। उसने कहा जी ये फाइनेंस का काम करती है, ये लेन देन का काम करती हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं और लोन्स प्रोवाइड करते हैं। कोर्ट ने पूछा ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं कि ये फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज हैं, बट आप हमें ये बताओ कि आपके अलावा इन 4 कंपनीज में किसी और ने इन्वेस्ट किया, किसी और को इन कंपनीज ने कोई लोन दिया? नहीं ना, ये सिर्फ आप ही को लोन दे रही हैं, आप ही से इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये कंपनी और आप एक ही हो, बोथ ऑफ यू आर सेम। कंपनीज और दिनशा एक ही हैं, ये सिर्फ टैक्स इवेशन के लिए बनाई गई थी, अपने ऑब्लिगेशन से बचने के लिए बनाई गई थी, इसलिए इनके बीच की जो व्हील थी उसे लिफ्ट किया गया और दिनशा को अपना टैक्स जो है वो पे करना पड़ा विद पेनल्टी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा 6th पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। हाँ जी, कहना अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन इज एज कॉमन एज टू द अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेशन।
मतलब जैसे टैक्सेशन अवॉइड कर, टैक्स हम पे नहीं करना चाहते, वैसे ही वेलफेयर लेजिस्लेशन होता है। मतलब हमारे लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं हमारे एक्ट ने या अदर एक्ट्स ने। हर कंपनी, जैसे फैक्ट्री एक्ट है तो फैक्ट्री एक्ट ने कंपनीज़ के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए जब कोई कंपनी क्रिएट की जाती है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इन सच केसेस टू गेट बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन। कहता है ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि अगर ऐसे केसेस आते हैं सामने जहाँ पर ये वेलफेयर लेजिस्लेशन अवॉइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज क्रिएट की गई हैं, तो उन कंपनीज के ऊपर जो स्मोकी स्क्रीन है, यानी जो धुंधलापन है, जो धुंध फैला दी गई है, एंड डिस्कवर द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, कोर्ट को उस धुंधली स्क्रीन को हटाना चाहिए और एक्चुअली क्या पोजीशन है उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। Where the sole purpose for the formation of new company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus। जहाँ पर कहता है कंपनीज क्रिएट की गई हैं सिर्फ एक डिवाइस के तौर पर, एक यंत्र के तरीके से, जिससे कि वो बोनस पे करने से, बोनस का अमाउंट कम पे करने से बच जाए, कम पे करना पड़े उससे बच जाए, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट upheld the pirating of the wheel to look at the real transactions। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह के केसेस में व्हील को लिफ्ट करके एक्चुअल ट्रांजैक्शंस को सामने लेके आती है। यहाँ पर एक केस हुआ था वर्कमैन ऑफ एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर कंपनी, ये 1986 में हुआ था। केस क्या था? A subsidiary was formed to split the profits of the company so that the incidence of bonus in the hands of the parent company will be reduced। यानी एक कंपनी थी, सपोज एक ABC लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं तब ज़्यादा क्लियर हो जाता है। सपोज एक ABC लिमिटेड कंपनी थी। अब जो हमारा वेलफेयर लेजिस्लेशन है वो कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना है, ठीक है, अपने प्रॉफिट्स के ऊपर। अब ये जो कंपनी है ये अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं देना चाहती या कम बोनस देना चाहती है, यानी अपना प्रॉफिट बचाना चाहती है। तो इन्होंने क्या किया, एक XYZ कंपनी क्रिएट की और ये कहा कि ये जो ABC लिमिटेड है ये होल्डिंग कंपनी और XYZ जो है इसकी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, और इसका कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इस कंपनी में जब इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कम हो गया, प्रॉफिट हमारा कम हो गया। जब प्रॉफिट कम हुआ तो वो बोनस देने से बच गए या उन्हें कम बोनस देना पड़ा, लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी की एग्जिस्टेंस का डिसरिगार्ड किया कि ये अलग कंपनी नहीं है, ABC लिमिटेड कंपनी एंड XYZ कंपनी सेम कंपनीज हैं, सिर्फ अपनी वेलफेयर लेजिस्लेशन से बचने के लिए, एम्प्लॉयज़ को बोनस ना पे करने के लिए ये कंपनी बनाई गई थी। इस वजह से ये अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, क्योंकि इसका कोई सेपरेट बिजनेस नहीं है, ये सेम बिजनेस करते हैं और इसके अलावा इसका और कोई बिजनेस नहीं है। जस्ट अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करने के लिए ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी। ये कंपनी दोनों एक ही हैं और इन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से इनके बीच का जो व्हील था उसे लिफ्ट किया गया। देन जी पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्टमेंट ऑफ कोर्ट, जहाँ पे कोर्ट ने कोई ऑब्लिगेशन लगाया है। पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन बी पनिश्ड। कहता अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है कोर्ट की लगाई हो ऑब्लिगेशन को ना मानने के लिए, यानी कोर्ट का डिसओबे करने के लिए, ठीक है, तो वो पनिशेबल है। इफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ डन बाय अ कंपनी, अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कंपनी ने किया है, ठीक है, मान लो कंपनी कोर्ट ने किसी व्यक्ति पर कोई कंडीशन लगा दी कि आप ये काम हमसे पूछे बिना नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने कंपनी बनाकर वही काम कर दिया कंपनी के नाम से, तो इसका मतलब वो कंपनी सिर्फ
कोर्ट की उस ऑब्लिगेशन से बचने के लिए क्रिएट की गई थी। तो वहाँ पर अगर इस तरह की कोई कंपनी क्रिएट की जाती है तो उस कंपनी को सेपरेट नहीं माना जाता, उसे उस व्यक्ति के बराबर ही माना जाएगा और वो व्यक्ति पनिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। यहाँ पर एक केस हुआ था, एक फर्म थी, एक फर्म थी जिसके 2 पार्टनर थे, ठीक है जी, 2 पार्टनर्स थे। ये एक प्रॉपर्टी जो है वो सेल करना चाहते थे। इनके पास 2 फ्लोर थे, ये सेल आउट करना चाहते थे एक पार्टी को, ठीक है। बट बाद में उन्होंने ये जो एग्रीमेंट था उसे तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, ठीक है, तोड़ दिया, ये एग्रीमेंट उन्होंने तोड़ दिया पार्टी के साथ। अब क्या हुआ, कोर्ट ने उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। कोर्ट ने इन लोगों के ऊपर, इस फर्म के, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर और फर्म एक ही चीज़ होती है, ये अलग अलग नहीं होते। कोर्ट ने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, रेस्ट्रिक्शन बाय कोर्ट, कि आप हमारी परमिशन के बिना कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया, अब वो प्रॉपर्टी उन्हें एक अच्छा ग्राहक मिल रहा था, अच्छे पैसे मिल रहे थे, वो बेचना चाहते थे। इन दोनों लोगों ने क्या किया, एक कंपनी क्रिएट करी। कंपनी क्रिएट करी तो 2 लोग थे, एक उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, ठीक है, और एक उसका चेयरमैन बन गया, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या किया, कंपनी के नाम से ये जो फ्लोर थे ये किसी पार्टी को अच्छे दाम पर सेल कर दिया, अच्छे दाम पर सेल कर दिया, ठीक है। अब जब इस व्यक्ति को पता लगा जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ब्रीच हो गया था, उसने कोर्ट को जाकर बता दिया कि भाई आपने जो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया था ना वो उन्होंने तोड़ दिया, आपके रेस्ट्रिक्शन को नहीं माना, ठीक है। तो कोर्ट ने इनके ऊपर केस हुआ, दोनों लोगों के ऊपर केस हुआ। वहाँ पे कोर्ट में उनसे पूछा गया कि भाई आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया था हमने, आपने हमारा कंटेम्प्ट क्यों किया, आपने हमारी बात को क्यों नहीं मारा, हमारा डिसरिगार्ड क्यों किया, आपने प्रॉपर्टी कैसे सेल कर दी हमसे पूछे बिना। इन लोगों ने कहा सर हमने प्रॉपर्टी सेल नहीं की, हम ये तो कंपनी ने किया है, हम तो सिर्फ, मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, ये इसका चेयरमैन है, हमने प्रॉपर्टी सेल नहीं की, जो प्रॉपर्टी सेल की है वो कंपनी ने की है, कंपनी की अपनी लीगल एग्जिस्टेंस है, आप ही ने तो कहा है, तो फिर हम कैसे सेल कर सकते हैं, ये तो कंपनी ने सेल किया है। वहाँ पे कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप और कंपनी एक ही हो, आपने सिर्फ हमारा कंटेम्प्ट करने के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए, हमारा डिसरिगार्ड करने के लिए, हमारे रेस्ट्रिक्शन से बचने के लिए कंपनी क्रिएट की थी, आप लोग एक ही हो। तो उनके बीच का जो व्हील था उसे कोर्ट ने लिफ्ट किया और उन्हें पनिश किया गया। ये केस हुआ था ज्योति लिमिटेड वर्सेस कंवलजीत कौर भसीन, 1987 में हुआ था। आप इसे भी नेट पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ascertaining true nature of transaction if alleged as sham। कहता जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं कंपनी में, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं कंपनी के नाम से, वो धोखे के लिए की गई हैं, मतलब झूठ है या रियलिटी है, उसका सही नेचर पता करने के लिए भी ये जो व्हील है उसे लिफ्ट किया जाता है, ठीक है। The court will be justified in lifting the corporate wheel to ascertain the true nature of transaction as to who are the real person to sell and whether it is genuine and bona fide। कहता कोर्ट ये जानने के लिए, सही बात पता करने के लिए कि जो सेल किया गया है, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ सेल की गई है, जिस भी व्यक्ति ने सेल की है वो सही तरीके से हुआ है, वो रियल पार्टी थी, ये जेन्युइन था, बोनाफाइड था, एक्चुअली में ये बनता था, या फिर सिर्फ धोखे के लिए ये काम किया गया है। अब इसमें केस क्या हुआ था, इसमें केस था
सुब्रा मुखर्जी वर्सेस भारत कुकिंग कोल लिमिटेड था। ये केस हुआ था 2000 में। 2000 में जब कोल कंपनीज का नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, जितनी भी इंडिया में कोल कंपनीज थी उनका नेशनलाइजेशन किया गया। ये नेशनलाइजेशन के अंडर क्या था, भी जितनी भी कोल कंपनीज था उनकी जितनी भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो सारी की सारी उन्हें गवर्नमेंट को हैंड ओवर करनी थी। ठीक है, अब ये जो कोल कंपनी थी, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कंपनी थी, इनके पास भी प्रॉपर्टी पड़ी थी, ठीक है, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी को, इनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, ये उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट को हैंड ओवर नहीं करना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, कंपनी के डायरेक्टर्स, ये सारे भाई बंधु थे, डायरेक्टर्स की वाइफ्स के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, वाइफ्स के नाम ट्रांसफ़र कर दिया और एंटीडेटेड शो किया, यानी उन्होंने ये शो किया कि ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है नेशनलाइजेशन होने से पहले हो चुका था, यानी 2000 से पहले, यानी 1999 में ये ट्रांजैक्शन हो चुका था। इन्होंने ऐसा ट्रांजैक्शन शो किया, वहाँ पे कोर्ट ने इनका जो व्हील था उसे लिफ्ट किया ताकि उन्हें एक्चुअली पता चल सके कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली में एंटीडेटेड था या प्रेजेंटली किया गया है और ये सिर्फ गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी ना हैंड ओवर करने के लिए किया गया है। तो ये बात सही निकली कि इन्होंने ये काम 2000 में नेशनलाइजेशन होने के बाद किया था ताकि गवर्नमेंट को उन्हें प्रॉपर्टी हैंड ओवर ना करनी पड़े, उससे बचने के लिए ये काम किया गया था। और ये ट्रांजैक्शन जो था फ्रॉड था, शैम था, तो इन्हें अपनी ये जो प्रॉपर्टी थी गवर्नमेंट को हैंड ओवर करनी पड़ी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी टू एक्ट एज एन एजेंट। जहाँ पर एक सब्सिडरी कंपनी क्रिएट की जाती है जो एज एजेंट काम करे, तो वहाँ पर भी ये जो व्हील है उसे लिफ्ट कर दिया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील इज़ अ चेंजिंग कॉन्सेप्ट, इट कैन बी लिफ्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी टू। मतलब ये सिर्फ जो हम लिफ्टिंग कर रहे हैं व्हील की, ये सिर्फ फ्रॉड्स से बचने के लिए या इम्प्रॉपर बिजनेस से बचने के लिए नहीं है, किसी के धोखे या किसी के छलावे से बचने के लिए नहीं, बल्कि कंपनी के बेनिफिट के लिए भी है, कंपनी के बेनिफिट के लिए भी है। द सुप्रीम कोर्ट इन वन ऑफ इट्स रीसेंट डिसीजंस हेल्ड दैट वेयर द होल्डिंग कंपनी होल्ड 100% शेयर्स इन अ सब्सिडरी कंपनी। कहता अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है, सपोज ABC जो है वो होल्डिंग कंपनी है और इसकी XYZ जो है वो सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन XYZ के 100% शेयर्स ABC लिमिटेड के पास है, ठीक है, तो इस केस में ये दोनों कंपनीज एक ही मानी जाएंगी, इनके बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। कंपनी एंड द लेटर इज क्रिएटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग कंपनी, कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच का जो व्हील है उसे लिफ्ट कर दिया जाएगा और ये एक ही होंगी। क्यों? क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी है उसके पास सब्सिडरी के 100% शेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉमन लॉ एक्सेप्शंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई और फ्रेंड्स भी हैं आप उन्हें भी ये लिंक सेंड कर सकते हैं, चाहे वो हमारे कॉलेज के ना हो, तब भी आप उन्हें ये लिंक सेंड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके।